नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमने डिटेल्ड में एनालाइज किए थे, तो आज हम डिटेल्ड में एनालाइज करेंगे ये 25 एमसीक्यूज। तो खैर 25 एमसीक्यूज ही हैं, लेकिन ये काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीखने वाले हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी सिलेबस है अपना। पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम सब कवर करेंगे ये 25 एमसीक्यूज में। रिसर्च का जो ये टॉपिक है या फिर रिसर्च के जितने भी टॉपिक्स हैं यहीं से आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। तो काफ़ी स्क्वीज एरिया है, ज़्यादा वाइड एरिया नहीं है। जो ऑलरेडी रिसर्च में है तो उनके लिए तो ये काफ़ी ईजी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। The principal of school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in the school program। मतलब एक स्कूल प्रोग्राम की बात हो रही है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो इन सब की स्टडी करेंगे तो ये जो आंसर है आपका फ्रेम इजिली हो जाएगा। मतलब क्या है, एक स्कूल लेवल की मतलब स्कूल लेवल में कुछ पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स का एक सेशन या फिर इंटरव्यू लिया है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा टेस्ट यहाँ पे या कौन सा रिसर्च यहाँ पे सुटेबल रहेगा वो। ठीक, चलिए, मतलब एक छोटी प्रॉब्लम है, ज़्यादा वाइड लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिसर्च कहाँ से शुरू होता है। तो जो बेसिक रिसर्च होता है वो होता है फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च और इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। मेनली इसका मेन मोटिव क्या होता है, नॉलेज को इन्हेंस करना। ठीक, हमारी नॉलेज को इन्हेंस करना और कुछ फैक्ट के बारे में जानना, जैसे वाई हो गया या फिर हाउ हो गया, वो चीज़ें जानना, नई नई चीज़ें जानना। और जो इसका मेन एम होता है वो होता है कोई चीज़ को जनरलाइज करना या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी या फिर थ्योरी को फॉर्मुलेट करना। तो ये इमीडिएट एक्शन पे अप्लाई नहीं करता, मतलब इमीडिएट एक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये काम करता है फॉर मेकिंग या फिर फॉर फॉर्मेशन ऑफ थ्योरीज के ऊपर। जो दूसरा है पार्ट वो है आपका अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च क्या है, जो नॉलेज हमने सीखी, यहाँ हमने थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी, उसको अप्लाई करना। उसको जब हमने अप्लाई किया तो वो बन गया अप्लाइड रिसर्च। ठीक, अब ये इमीडिएट एक्शन है। हमने कुछ चीज़ थ्योरी सीखी, उसको हमने इमीडिएटली हमने अप्लाई कर दिया। अगर हम इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, फाइंडिंग अ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन फाइंड आउट करना ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स। जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, दैट इज फेसिंग अ सोसाइटी या फिर कोई। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान सुनने वाली ये है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ये डील करती है विद अ लार्ज एरिया। ठीक, ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है, लार्ज एरिया कवर करती है। अब अप्लाइड रिसर्च के अंदर दो चीज़ें आती हैं। ये दो चीज़ें, एक तो आता है दैट इज एक्शन रिसर्च और दूसरा इवैल्यूएशन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च भी क्या करता है, ये इमीडिएट एक्शन को सॉल्व करता है, लेकिन इसका जो साइज होता है या फिर जो एरिया होता है वो होता है स्मॉल, मतलब लार्ज एरिया पे ये कवर नहीं करता जैसे अप्लाइड रिसर्च करता है। तो ये स्मॉल लेवल पे, और इमीडिएट एक्शन को मतलब इमीडिएट एक्शन एट स्मॉल लेवल। और जो इसका भी मेन मोटिव जो होता है वो यही होता है दैट क्विक सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। और एक बार यहाँ ध्यान में सुनने रखने वाली ये है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ एनी थ्योरी। जो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है वो है आपका फंडामेंटल रिसर्च। ठीक, दूसरा इसमें जो मेन आता है वो आता है इवैल्यूएशन रिसर्च। तो इवैल्यूएशन रिसर्च क्या कह रहा है, इवैल्यूएशन नाम से स्पष्ट है, इवैल्यूएट कर रहा है, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम। या फिर जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम है, मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील 1995 में सेटअप हुई थी। तो इसके इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट हैं या फिर इफेक्टिवनेस इस प्रोग्राम का है या नहीं है, वो चीज़। तो यहाँ पे मेनली अब हमें क्या पता कर रहा है कि कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ अ टीचर, मतलब बात हो रही है छोटे लेवल, स्मॉल लेवल पे हो रही है, स्कूलिंग लेवल पे। ठीक, तो ये यहाँ पे इमीडिएट प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, तो जो बेटर है, जो बेस्ट है वो है क्या है, एक्शन रिसर्च। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द रिसर्च। चलिए उसको एक प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कैसे समझोगे। मान लो ये रिसर्च है, ये टोटल रिसर्च है। रिसर्च में दो पार्ट हैं, एक फंडामेंटल रिसर्च मतलब जो बेसिक रिसर्च है, और दूसरा है आपका अप्लाइड रिसर्च। ठीक,
तो जो अप्लाइड रिसर्च का ही एक छोटा पार्ट है एक्शन रिसर्च, मतलब अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है एक्शन रिसर्च। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। अब एमेलियोरेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को इम्प्रूव करना। अब इम्प्रूव करना है प्रिवेलिंग सिचुएशंस। अगेन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है प्रिवेलिंग सिचुएशंस वो वाइड लेवल सोसाइटी लेवल पे है या फिर इंडिविजुअल लेवल पे है, लेकिन इसमें से ये जो दो आंसर्स हैं, ये दो आंसर्स हो सकते हैं, एक एक्शन रिसर्च भी और अप्लाइड रिसर्च भी। लेकिन यहाँ कुछ मेंशन ऐसा मेंशन नहीं है कि वाइड लेवल पे है या स्मॉल लेवल पे। लेकिन जो इसमें से जो राइट आंसर होगा एक बार ग्रुप में उसको पोस्ट कर देना कमेंट में कि भाई एक्शन रिसर्च है या फिर अप्लाइड रिसर्च है। ओके, थर्ड वन इज इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब एक्शन रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप मिस मत करना। ठीक, अगर टाइम मिला तो इस पर डिफरेंट भी वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन एक्शन रिसर्च का जो एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस उसका नंबर 1 जो सीक्वेंस है वो होता है प्लान। पहली क्या होती है, प्लानिंग करना। अब इनके अंदर भी थोड़ी चीज़ें ऐड होती हैं, सब चीज़ों के अंदर अलग अलग चीज़ें ऐड है। जैसे सबसे पहले क्या है, प्लानिंग। अब प्लानिंग में भी क्या आता है, व्हाट चेंजेस, मतलब व्हाट चेंजेस यू वांट, मतलब व्हाट चेंजेस, जो क्या चेंजेस आप चाहना लेके आ सकते हो, या व्हाट चेंजेस यू इंटेंड टू मेक, कौन कौन से चेंजेस आप लेके आ सकते हो। नेक्स्ट जो है उसका होता है एक्शन। अब एक्शन में क्या होता है, आप उनको कैसे इंटरप्रेट करोगे। ठीक, और नेक्स्ट जो इसका जो मेन होता है वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में मेनली आता है मॉनिटरिंग करना या फिर रिकॉर्डिंग करना, ताकि ये चीज़ क्या हो जाए, इफेक्टिव बन सके। और जो लास्ट लेवल पे आती है इसके, वो आती है रिफ्लेक्टिव। ठीक, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है या रिफ्लेक्ट में क्या होता है, व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या चीज़ लर्न करी है, क्या कुछ सीखा आपने। ठीक, या फिर जो भी बैरियर्स ऑफ चेंजेस, जब भी आपने कुछ जो चेंज लाना चाहा था उसमें कितनी रुकावटें आई, या फिर हाउ कैन इम्प्रूव चेंजेस, जो चेंजेस चाहते थे आप उनमें कैसे इम्प्रूव हुआ। तो ये प्रोसेस है। अगेन उसके बाद फिर प्लानिंग। ठीक, तो ये प्रोसेस है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। और ये काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो नॉन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सबसे पहले हम सीखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, जब यहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। अगर सबके पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर सबके पास इक्वल चांस नहीं है कि वो सिलेक्ट होंगे ही होंगे तो वो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, अब इसमें सबसे पहले सीखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें क्या होता है, जैसे एक लॉटरी मेथड इसमें मेन है, एक चिट्स रखी हुई है, रैंडमली कोई भी एक चिट हमने पिक करनी है, तो वो क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। तो ये रैंडम मेथड है। दूसरा है डायमेंशनल सैम्पलिंग। अब डायमेंशनल सैम्पलिंग और क्वार्टर सैम्पलिंग मतलब सेम ही है लगभग, क्योंकि इसका एक्सटेंशन फॉर्म ही है। और उसके बाद ये हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इन तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तीसरा है यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। इसका मतलब क्या है, स्नोबॉल, इसमें नेम से ही इसका नेम मतलब स्नोबॉल, एक जो बर्फ़ का बॉल है उसी से आया है। मतलब जो स्नो बॉल होता है उसमें बॉल में स्नो लगी होती है साइड में, जब वो बॉल रोटेट करता है या मूव करता है तो उसमें जो स्नो है, वो स्नो के जो कण होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो चिपकते जाते हैं, तो वो बॉल जो है, बॉल का साइज बड़ा होता जाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग भी इसमें क्या है, कोई एक इन्वेस्टिगेटर को काम दिया, उसने क्या किया, वो काम आगे फॉरवर्ड कर दिया, 2 इन्वेस्टिगेटर को दे दिया, तो 2 इन्वेस्टिगेटर जुड़ गए। और अगेन उसने क्या किया, फर्दर इन्होंने भी आगे का वो जो इन्वेस्टिगेशन थी आगे फर्दर प्रोवाइड कर दी डाटा कलेक्शन के लिए। तो जो एक सैम्पलिंग मेथड था वो क्या हुआ, वाइड होता गया। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग भी एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। चलिए अब करते हैं तीनों की स्टडी कि इनमें से कौन रैंडम है और कौन नॉन रैंडम। सबसे पहला आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। मान लो एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनको 3 स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया। ठीक, एक साइंस, एक कॉमर्स और तीसरी आर्ट्स। तो साइंस में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, 25 25।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 10% डाटा चूज़ करना है। तो पहले स्ट्रेटा में बांटेंगे, फिर उन स्ट्रेटा में से सब स्ट्रेटा में से क्या करेंगे, 25 मतलब 10% स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे। तो चलो इसको 1000 कर देते हैं ताकि इसको ये हमारा उसमें फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स, 250। तो यहाँ पे 10% डाटा लेना है, तो 10% तीनों स्ट्रीम से लेंगे, दैट इज इसका 50, अगेन 25 और इधर भी 25। तो टोटल कितना हो गया 10%, दैट इज 100। तो इसमें क्या है, ईच एंड एवरी यूनिवर्स या ईच एंड एवरी पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। 1000 स्टूडेंट के पास बराबर चांस थे कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टेटा में से क्या किया, 10% डाटा ही चूज़ किया। ठीक, ये तो हो गया हाँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब जो दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग है। अब इसमें क्या किया, डिफरेंट स्टेटा या फिर डिफरेंट पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में बांटे। चलो मान लो ये 3 क्लस्टर्स हैं, 3 क्लस्टर्स में यहाँ पे डिवाइड किया, और उसमें से क्या किया, कोई भी एक क्लस्टर रैंडमली चूज़ किया, कोई भी एक क्लस्टर रैंडमली चूज़ किया। ठीक, तो मतलब 1 2 3 कोई भी एक रैंडमली चूज़ किया। अब तीनों जो क्लस्टर हैं उनके पास प्रॉपर चांस है, पूरे चांस हैं कि वो कोई भी एक सेलेक्ट हो सकता है। तो कोई भी एक रैंडमली किया तो वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब जो तीसरा है क्वाटा सैम्पलिंग। क्वाटा सैम्पलिंग में क्या होता है, उसमें भी स्ट्रेटाज होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें चूज़ करना होता है इन्वेस्टिगेटर अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट। तो जहाँ पे जजमेंट आ जाता है, जैसे पर्पसिव सैम्पलिंग होता है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट, उसमें वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करेगा। तो उसमें क्या होता है, उसको नॉन सैम्पलिंग बोलते हैं। तो क्वाटा क्या है, एक नॉन सैम्पलिंग मेथड है या नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। तो सबसे पहले है नॉन प्रोबेबिलिटी, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पांचवा। तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, दैट इज फोर्थ अपना करेक्ट है। ओके, फिफ्थ वन इज द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशंस आर। अब डिसर्टेशन क्या होता है, जब आप रिसर्च करते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं थीसिस, या थीसिस सबमिशन होता है, उसको हम डिसर्टेशन भी बोलते हैं। तो थीसिस सबमिशन का भी एक प्रोसेस होता है। उसमें अब अगर हम एक इजीली मीनिंग के रूप में इसको देखें, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट, मतलब डिसर्टेशन इज अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट, या फिर जो कैंडिडेट, चाहे वो कोई प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे पीएचडी, जैसे पीएचडी की डिग्री होती है, वो उसने थीसिस सबमिशन करनी है वो। अब इसमें मेन चीज़ क्या आता है, एक प्रोसेस होता है। पांच लेयर्स हैं, या फिर जो 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं। नंबर 1 स्टेज उसमें है, उसमें आता है इंट्रोडक्शन या फिर सिग्निफिकेंस। ठीक, सिग्निफिकेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेनली कंसिडर होता है वाई दिस स्टडी, क्यों है ये स्टडी। अब दूसरे में आता है, दूसरे प्रोसेस में इसमें आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब इसमें कुछ चीज़ें नॉन होती हैं, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, और कुछ चीज़ें क्या होता है, अननॉन होती हैं। ठीक, और जो तीसरा प्रोसेस आता है इसमें, तीसरा प्रोसेस है मेथोडोलॉजी, कि मतलब कौन से मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे, या फिर कैसे डिस्कवर करोगे, हाउ डिस्कवर। ठीक, कैसे डिस्कवर करेंगे। जो फोर्थ है आपका जो रिजल्ट, मेनली जो रिजल्ट कैसे लोगे, या फिर व्हाट आर द फाइंडिंग्स। तो रिजल्ट हैं, या फिर व्हाट आर द फाइंडिंग्स, क्या फाइंडिंग्स की हैं आपने, क्या चेंजेस हैं, या फिर क्या रिजल्ट है आपका। और जो फिफ्थ वन है वो है आपका लास्ट में कंक्लूजन, और इसी को हम बोलते हैं रिकमेंडेशन, कंक्लूजन या फिर रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन किस लिए, फॉर फर्दर रिसर्च या फिर फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ये है आपका डिसर्टेशन। द कोर एलिमेंट ऑफ डिसर्टेशन आर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सो यहाँ भी इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसको हम काट देंगे, यहाँ भी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ डाटा कलेक्शन गलत है, लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होके किसी न किसी वे में आएंगी जरूर। क्वेश्चन नंबर 6, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। अब मेन इसमें समझने वाली बात यह है, सबसे पहला स्टेप कई बार पूछा गया है कि रिसर्च का सबसे पहला स्टेप ही क्या है। रिसर्च पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको पहचानो। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ये गलत है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ठीक है, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ये भी ठीक है। और अब
अगर लास्ट में हम देखें उसमें क्या आता है, कंक्लूजन। ठीक, तो कंक्लूजन जिसके लास्ट में है उसको हम क्या करते हैं, टिक कर देंगे, दैट इज जनरलाइजेशन कंक्लूजन, ये भी हो सकता है। और रिसर्च एविडेंस, द कलेक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च, ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव बचे हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड। तो जो मेन पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, उसके बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब ये रिसर्चर्स प्रिडिक्ट करता है द रिलेशन बिटवीन वन और मोर वेरिएबल्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथेसिस इज व्हाट द रिसर्चर्स प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वन और टू वेरिएबल्स। जब वो प्रिडिक्शन करता है वन और मोर वेरिएबल में, हाइपोथेसिस मेकिंग। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन करेगा, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद डाटा एनालाइज करेगा एंड फॉर्मुलेट ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो ये स्टेप्स हैं मेनली। इनको देखो, कई बुक्स में आपको 10 स्टेप्स मिलेंगे, कई में 8 स्टेप्स मिलेंगे। तो जो भी स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप इजीली कर लेना, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक, तो जो राइट प्रोसेस है, राइट स्टेप्स है, वो है थर्ड, दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड सो ऑन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, खैर वो सॉल्व इजिली हो जाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज। अब यहाँ पे थीसिस राइटेड, थीसिस का ही दूसरा नाम बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसर्टेशन। ठीक, थीसिस बोलो या फिर डिसर्टेशन बोलो, इसका सेम होता है, दैट इज अ रिसर्च डिसर्टेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन्स। रिसर्च रिपोर्ट में क्या कुछ कंटेन होता है। रिसर्च रिपोर्ट, या फिर अगर आपने सेमिनार में कोई पेपर प्रेजेंट किया हो या फिर कोई आर्टिकल लिखा हो, तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे नंबर 1 पे क्या आ गया, टाइटल आ गया, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट आ गया। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एक शॉर्ट समरी 100 to 150 वर्ड्स में। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेथड्स हो गए, रिजल्ट हो गए, रेफरेंस, अपेंडिक्स वगैरह, और ऑथर्स नोट्स। ये सब प्रोसेस में होता है, सीक्वेंस में। ठीक, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी होगी। तो इसमें कह रहा है कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 है ए, फाइनेंशियल अकाउंट। तो ऑथर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंट नहीं होता। उसके बाद प्रीफेटरी पार्ट्स। प्रीफेटरी पार्ट किसका है, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, दैट इज प्रीफेटरी पार्ट। उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहीं ऐड नहीं होता, जिसको हम सर्टिफाई करें कि ये डाटा हमने कहीं से नहीं लिया है, या फिर सर्टिफाई करता हूँ कि ये मैंने ही ये राइट किया है, ऐसा सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद टाइटल पेज होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप देखोगे रिसर्च पेपर में कंटेंट टेबल क्या कुछ ऐड है, ये होता ही है। उसके बाद टर्मिनल चैप्टर्स। टर्मिनल चैप्टर्स क्या होते हैं, जो समरी ऑफ फाइंडिंग्स होती हैं, जितनी भी आपने रिजल्ट है या फाइंडिंग्स हैं उसके समरी। उसके बाद आता है मतलब कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस होती हैं टर्मिनल चैप्टर्स में। तो बी डी ई एंड एफ, बी डी ई एंड एफ, ये वाले आंसर ऑल्टरनेटिव करेक्ट है, मतलब ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक रूल ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। तो एपीए स्टाइल क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो जो क्या करती है, आपके बुक्स या फिर जर्नल को अपने पोर्टल पे पब्लिश करती है। मतलब अपने एक साइट है जहाँ पे आप सोर्सेज साइकोलॉजी के, एजुकेशन के एंड सोशल साइंस की बुक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे MLA है, MLA के बारे में सुना होगा आपने, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, वैसे ही APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी थोड़ा सा इसकी रिलायबिलिटी भी है। तो उसमें एक फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट में नंबर 1 फॉर्मेट क्या है, जितना भी इसका जो नेम्स है, ऑथर्स के जो नेम है वो क्या होना चाहिए, इन्वर्ट होने चाहिए। इन्वर्ट क्या होता है, जो लास्ट नेम है वो फर्स्ट में। या फिर जो रेफरेंस लिस्ट है वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक होनी चाहिए। जो रेफरेंस लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिक होनी चाहिए। और उसके बाद जो इटालिक, जो इसमें टाइटल होता है वो क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट वर्ड है, जो टाइटल का फर्स्ट वर्ड है वो होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद इटालिक में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एंड का यूज़ करते हैं, अगर मल्टीपल ऑथर्स है तो एंड का यूज़ इसमें नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, दैट इज एंड का यूज़। तो अपने अपने फॉर्मेट्स हैं, ताकि जितने भी, चाहे MLA है, MLA का फॉर्मेट अलग है, APA है, इसका फॉर्मेट अलग है, और भी ये डिफरेंट आपको ये फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो मेनली है, इटालिक टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क्स सच एज जर्नल्स, आर्टिकल्स और एसेज। देखो एसेज के लिए या जर्नल, छोटे छोटे आर्टिकल्स के लिए ये वर्क नहीं करती। ठीक, तो दूसरा है इन्वर्टेड ऑथर्स नेम। जो ऑथर्स नेम है वो इन्वर्टेड होते हैं, जो लास्ट नेम है वो फर्स्ट नेम हो जाता है। उसके बाद C है, दैट इज इटैलिसाइज या फिर इटालिक टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क्स सच एज बुक्स एंड जर्नल्स।
जो टाइटल होता है वो इटैलिक में ही होता है, इटैलिक लैंग्वेज। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस, और जो इंडेक्स में रेफरेंस है वो भी अल्फ़ाबेटिक होता है। कुछ और भी चीज़ें इनमें इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी वे में ये आ सकता है। ठीक, तो जो BCD है वो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज द ऑब्जर्वेशंस डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर ऑफ स्टैटिकल एनालाइज। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, वीडियो को 2 भाग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रहा है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? ऐसी रिसर्च जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, मतलब लैब जो है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव होता है जहाँ पे कंट्रोल आपका नहीं होता, यहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल है क्योंकि आप लैब में स्टडी कर रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ आप लैब में रिसर्च कर रहे हो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट है। दूसरी बात आपको समझना है कि वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो होता है यहाँ पे होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे समझना क्या है, आपने साइकोलॉजी में एक थ्योरी थी, साइकोलॉजी की थ्योरी थी पावलोव की थ्योरी। तो पावलोव की थ्योरी यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है समझने के लिए। उसमें क्या होता था, एक डॉग होता था, तो पावलोव ने क्या किया, डॉग की जो हैबिट्स थी, जो मतलब फूड की हैबिट थी, तो जब भी हम उसको फूड देते थे तो सलाइवा उसके मुंह से निकलता था, मतलब लार निकलती थी। तो वो क्या करता था, वो अपने कुत्ते को लैब में लेके आया। वो जब भी उसको खाना देता था उससे पहले क्या करता था, बेल बजाता था। ठीक, पहले बेल रिंग करता था। बेल रिंग होने का मतलब ये है कि उसको फूड मिलेगा। ठीक, बेल रिंग होता था तो कुत्ते के मुंह में या डॉग के मुंह में अपने आप ही सलाइवा क्रिएशन हो जाता था, मतलब लार टपकनी उसको शुरू हो जाती थी। तो क्या करता था, पहले बेल बजाता था, फिर उसके बाद उसको खाना देता था। तो कुत्ते को ऑलरेडी हो गया कि बेल जब बजेगी तब मुझे खाना मिलेगा। तो वो क्या करता था, बेल क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। और बेल बजाना किसका काम है, पावलोव का। पावलोव जब बेल बजाएगा वो क्या करेगा, कुत्ता समझ जाएगा कि भाई फूड मिलने वाला है। तो जो सलाइवा है, जो सलाइवा क्रिएशन है, सलाइवा क्रिएशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो डॉग का सलाइवा है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, बेल पे। और बेल से क्या क्रिएट हुआ, दैट इज सलाइवा। जैसे ही बेल बजी वैसे ही क्या होता था, फूड उसको मिलने वाला है तो सलाइवा क्रिएशन होता था उसके मुंह में। तो उसने स्टडी करना था बिहेवियर, डॉग का बिहेवियर फूड के लिए, मतलब सलाइवा क्रिएशन कैसे होता है। तो जब भी बेल बजाता था तब उसके मुंह में सलाइवा क्रिएट होता था। तो यहाँ पे ये है कि पावलोव ने, चले हम इसको, पावलोव ने ऑब्जर्वेशन स्टडी करनी थी। ऑब्जर्वेशन डिराइव फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। तो ऑब्जर्वेशन उसने ड्राइव करनी थी, तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करेगा या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल से करेगा। तो वो कहाँ से अपनी स्टडी कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है डॉग के सलाइवा क्रिएशन से, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से। सो ऑब्जर्वेशन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर कंसिडर एज स्टैटिकल एनालिसिस। तो स्टैटिकल एनालिसिस वो क्या कर रहा है, डॉग का सलाइवा क्रिएशन। ठीक, सो यहाँ पे दैट इज बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो काफ़ी वाइड रिसर्च मतलब मेथोडोलॉजीज हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ओके, नेक्स्ट वन 11th, अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इन अ पर्टिकुलर एरिया, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट। सबसे पहले केस स्टडी। केस स्टडी में क्या करते हैं, हमें एक टास्क दिया जाता है और हम उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम जितनी है वो सॉल्व आउट करते हैं। ठीक, केस स्टडीज। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट लैब में। तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट क्या होता है, जब भी कोई, ये क्या होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा आफ्टर इंसिडेंट्स। कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, उसके इंसिडेंस के बाद, जो भी उस घटना के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं, या रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं आफ्टर इंसिडेंस, या फिर आफ्टर कोई भी घटना अगर हो जाती है उसके बाद, तो वो है उसके इफेक्ट को जानने के लिए। तो यहाँ पे वही है, इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है एक नेचुरल डिजास्टर है, वो आ गया, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स। तो वो क्या है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which among the following provide the strongest evidence of cause and effect relationship? Cause
एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहाँ भी आता है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अभी बताया, दैट इज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो किस में होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में। ठीक, सो अभी हमने किया 12 क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे ये 13 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। अगर कोई क्वेरीज होंगी तो कमेंट में जरूर पोस्ट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ।